बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज तहरीक इंसाफ के दो सीनियर रहनुमा असद कैसर और परवेज खटक मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल डेवलप हुई वो आपके सामने है। और अब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात का इंदिया दिया है, लेकिन इस पर इमरान खान ने क्या आम पैगाम दिया है, इसकी तफसील इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया गया और इस फैसले ने अचानक डीजी एंटी करप्शन को चकरा के रख दिया है और अब नए मुकदमे के अंदर गिरफ्तारी भी हो गई है। जितना ज्यादा शोर शराबा किया गया था, करप्शन के इल्जामात लगाए गए थे, वो सब उल्टे पड़ गए हैं। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। उस्मान बुज़दार ने भी आज ऐलान कर दिया है, मुराद सईद भी खुलकर सामने आया है और उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है। पनामा केस जिसके जरिए नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था, अब ये पनामा केस एक मर्तबा फिर खुल गया है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है। तफसीलात आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है आप समाअत करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुनान और कायदीन को जिस तरह गिरफ्तार किया जा रहा है और साथ ही जो गिरफ्तार लोग हैं उन पर जिस तरह के मजालम ढाए जा रहे हैं, ये इतलात इंतहाई खतरनाक हैं। लेकिन दूसरी तरफ जबरान नासिर जो गुज़श्ता रोज एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उनको जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया उस पर इमरान खान का भी अब रद्द अमल आया है और उन्होंने बताया कि आज मुल्क में जारी जबर फस्तायत तमाम फौजी सरकारों मार्शल लॉज के अदवार में की जाने वाली जुल्म ज्यादती की हर हद को पामाल कर चुकी है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ तारीख के बदतरीन क्रैक डाउन के साथ हर उस आवाज को दबाए जाने का सिलसिला जबर भी जारी है जो हमारे शहरियों के बुनियादी हकूक के बेमाना खिलाफ वर्जियों की तनकीद और मजम्मत में किसी भी सिमत से आवाज बुलंद करता है। जबरान नासिर का अगवा इस हकीकत पर मोर तस्दीक है कि हम 1933 के बाद जर्मनी में नाजियों के दौर की जानब बढ़ रहे हैं, यानी हिटलर के साथ इस पूरे निजाम को इमरान खान साहब ने तरजीह दी है। पनामा केस आपको इल्म है, नवाज शरीफ को और कुछ लोगों को सजा हुई थी, लेकिन उसके बाद वो ठप हो गया था। बहुत बुनियादी तौर पर जो पनामा के अंदर बनाई गई कंपनीज थी, ऑफशोर कंपनीज, वो 436 लोगों के मुताल्लिक थी जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे। उसके अंदर कितना टैक्स छुपाया गया था, कितनी गैर कानूनी एक्टिविटीज थी, ये सारा मामला सिर्फ नवाज शरीफ को टारगेट करके छोड़ दिया गया। अब यही वो चीजें होती हैं जब आप किसी कानून का जो प्रोसेस होता है उसमें कमजोरी दिखाते हैं तो उसका फायदा हमेशा जो मुल्जमान है वो उठाते हैं। अब शरीफ खानदान हमेशा ये कहता रहा है कि पनामा के अंदर और लोगों के भी नाम थे, लेकिन हमें स्पेसिफिक टारगेट किया गया। यकीनन उस वक्त भी एस्टैब्लिशमेंट का कोई ना कोई इसके अंदर जो है वो अगला जो एजेंडा था वो नजर आया। लेकिन अब एक मरतबा फिर जो उस वक्त सराजुल हक थे अमीर जमात इस्लामी, उन्होंने दरखास्त दायर की थी कि पनामा के अंदर जितने लोग भी हैं उनके हवाले से केसेस को आगे बढ़ना चाहिए। अब जस्टिस सरदार तारक साहब के सरबराही में 2 रुकनी बेंच इसकी समाअत करने जा रहा है। यह केस इस्लामाबाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मरतबा फिर समाअत के लिए मुकर्रर हो गया और अब सब की जो नजरें हैं एक मरतबा फिर पनामा केस पर टिक गई हैं। दूसरी तरफ मुराद सईद जो है, उन्होंने जिस तरह उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और ऐसे दायर किया जा रहा है जैसे मुराद सईद कोई बड़ा दहशतगर्द है। हालांकि जिस अंदाज में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी हुई, उन्होंने लोगों को बेदार किया कि हमें दोबारा इस तरह ना हो कि फिर घर छोड़कर हिजरत करनी पड़े। अब उनका ये जो एहतजाज है वो भी जुर्म बन गया और अब कहा जा रहा है 9 मई के जो वाकयात है उसके अंदर भी वो बुनियादी मुल्जम है, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो यहाँ पर जो है उन्होंने खुलकर ये बात की है, यहाँ पर जो है वो मुराद सईद ने उन्होंने कहा कि मैं खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस के नक्शे कदम पर चलते हुए और अपनी रवायात को पसे पुश डालते हुए आधी रात को कौम की चादर और 4 दीवारियों की पामाली का चलन अपना लिया है। बताता चलूं कि जिन जाली मुकदमात का बहाना बनाकर ये इकदाम हो रहे हैं वह मुझ पर इस जुर्म की पादाश में दर्ज हुए हैं कि मैंने कब्बल सिटी थाने पर हमले के बाद अपनी पुलिस से इदारे यकजहती और अमन अमान के लिए अवाम को मोबिलाइज किया। इसी अमन की काल पर मुझे दूसरी जानब से भी पैगाम वसूल हुआ और इसी अमन की काल पर मेरी रियासत भी सीख पाए। इनका तो बनता है, इनका तो समझ आता है, लेकिन आपका समझ नहीं आता। और ये बाकायदा ऑडियो कॉल उन्होंने चलाई है जिसके अंदर उनको धमकी दी गई थी। दूसरी तरफ उस्मान बुज़दार जो वजीर आला पंजाब बने और ये एक ऐसे पैराशूटर थे जिनके हवाले से
मुसलसल इमरान खान पर तनकीद होती रही कि मुराद ये यहाँ से उस्मान बुज़दार आप कहाँ से पकड़ के लेके आए, इनका कोई बैकग्राउंड नहीं था खास, लेकिन इसके बावजूद जो है वो इमरान खान ने इनका तहफ़्फ़ुज़ किया। और अब जो उस्मान बुज़दार है वो कहीं पे रूपोश थे और क्वेटा से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने पहले तो 9 मई के वाकयात की मजम्मत की है और फिर उन्होंने कहा कि मैं सियासत छोड़ने से जो है वो छोड़ने जा रहा हूं और अब मैं भी बिल्कुल बैकग्राउंड में जा रहा हूं, सियासत छोड़ रहा हूं, पाक फौज जिंदाबाद है, पाकिस्तान भी जिंदाबाद है। तो इस तरह जो उस्मान बुज़दार हैं वो भी चले गए, जिनका दिफा इमरान खान जो है वो मुसलसल करते रहे। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो ये कि गुज़श्ता रोज असद उमर और परवेज खटक उनको भेजा गया, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से पैगाम आया, जो इमरान खान साहब ने उसको बयान भी किया अपनी तकरीर के अंदर। उन्होंने कहा कि वो बाकायदा उनकी कॉल पे आए, लेकिन अब उनको भी बिठा दिया गया और बिठाकर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब ज़ाहिर करवाई जा रही है और मजबूर किया जा रहा है कि आप भी तहरीक इंसाफ को छोड़ें। तो इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं और कहा जा रहा है कि जब कोई दुश्मन भी किसी को सफीर बना के भेजता है तो उसको भी अदियत नहीं दी जाती, उस पर हमला नहीं किया जाता, ये हमेशा रवायात में से है। लेकिन अब ये रवायात भी तकरीबन खत्म हो गई है। गुज़श्ता रोज परवेज खटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक बिल्कुल धीमे लहजे के अंदर और जो वहां पे साबिक स्पीकर थे असद कैसर वो खामोशी के साथ बैठे रहे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि शायद ये भी जहांगीर तरीन के साथ जाकर मिले। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो एक और ऑफर आई है और ये ऑफर आई है यहाँ पर जो राना सनाउल्लाह है उनकी तरफ से। उन्होंने कहा कि परवेज इलाही का मामला और है, वो शायद ना जाए, लेकिन ये बात जरूर है कि बजाय इसके कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात जिसने भी करने हैं उसने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से करने हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने ये पैगाम दिया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ आप आए तो मुज़ाकरात आगे बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन इस पर जो हमाद अदर हैं उनके जरिए इमरान खान ने मौक़िफ़ दिया है। उन्होंने कहा है कि हम कठपुतलियों से मुज़ाकरात करके वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। ये मुसल्लत शुदा लोग हैं जिनका कोई वोट बैंक नहीं है और बैसाखियों के पीछे छुप रहे हैं। आइन और जमहूरियत की बहाली की खातिर सिर्फ हकीकी फैसला साजों से मुज़ाकरात की पेशकश की है, यानी हम इस हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करते। उसकी वजह यह है कि ये लोग जो है अवामी हमायत से महरूम है, ये एस्टैब्लिशमेंट के कंधे पर अपना जो है वो अपना रख के सारा कुछ ये सारी कोशिशें कर रहे हैं, जो कि इनकी कोई वक़्त और हैसियत नहीं है। तो हुकूमत को चूंकि वो तस्लीम ही नहीं करते तो इसलिए उनसे मुज़ाकरात नहीं होते। और इससे पहले चूंकि मुज़ाकरात हुए और उन मुज़ाकरात के दौरान जिस तरह उनको नाकाम किया गया तो वाज़े तौर पर यह दिखाई देता है कि तहरीक इंसाफ चूंकि 2/3 अक्सरियत के साथ जीत रही थी, अवाम के अंदर उसकी पॉपुलैरिटी थी और इतनी ज्यादा पॉपुलर सपोर्ट के साथ अगर कोई भी जमात आती है तो वो हमारे ताकतवर हल्कों को मंजूर नहीं होती। इसी वजह से अब उसको टुकड़ों के अंदर जो है वो तकसीम किया जा रहा है। 9 मई के वाकयात असल बहाना है, लेकिन इमरान खान और तहरीक इंसाफ ये निशाना है, ये बात वाज़े तौर पर जो है वो दिखाई दी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बताऊं तो ये बड़ी हैरत अंगेज किस्म की डेवलपमेंट हुई है। परवेज इलाही के खिलाफ बड़ा एक डंडोरा पीटा गया कि उन पर बड़े करप्शन के केसेस हैं गुजरात और उसके साथ मंडी बहाउद्दीन, मुख्तलिफ रोड्स बने हैं, मुख्तलिफ जो है वो ठेके लिए गए, उन ठेकेदारों से उन्होंने कमीशन खाई। इस तरह की FIR दर्ज हुई। जो मोहम्मद खां भट्टी वो ऑलरेडी बड़े अरसे से पुलिस की कस्टडी में है। जिस अंदाज में सिंध से उनको गिरफ्तार किया गया, बलूचिस्तान के अंदर गिरफ्तारी डाली गई, फिर रहीम यार खां से होते हुए वो मंडी बहाउद्दीन पहुंचे, मंडी बहाउद्दीन एंटी करप्शन के अंदर पेश होते वो जेलम जेल तक पहुंचे हैं और अब लाहौर एक दफा फिर उनको जो है वो गुजरांवाला वो ले जाया गया। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो है मोहम्मद खां भट्टी को परवेज इलाही का तोता कहा जाता है, यानी बड़ा उनके करीबी ताल्लुकात है और मंडी बहाउद्दीन जिला और पूरा पंजाब जो है परवेज इलाही के वज़ारत आला के दौर में मोहम्मद खां भट्टी ही चला रहे थे। लेकिन इसके साथ ही जो है वो परवेज इलाही के हवाले से जितने दावे किए गए वो गलत साबित हुए। क्योंकि आज जब एंटी करप्शन कोर्ट के अंदर परवेज इलाही को जो है वो वहां पे पेश किया गया तो एक तो परवेज इलाही ने बड़ा दो टोक अंदाज के अंदर पैगाम दिया और इससे भी उन्होंने लोगों के दिल जीते कि भाई तकड़े रहना है, आप हक पे हैं, सच पे हैं और मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने जा रहा। बाद लोगों का अब ये कहना है कि शायद परवेज इलाही को जानबूझकर हीरो बनाया जा रहा है। अब ये चीजें ज़ाहिर है जब भी कोई इस तरह का बदकिस्मती से परवेज इलाही, मोहनस इलाही जितनी भी वफादारी का यकीन दिलाते रहे, उनकी वफादारी जो है वो PTI के अंदर उस तरीके से
तस्लीम नहीं की जा रही। हालांकि वो पूरी तरह इस वक्त हमें उनको गुड फेथ के अंदर देखना चाहिए। जब बड़े बड़े नजरियाती और करीबी वो तहरीक इंसाफ को छोड़ गए और उनको पता भी है, उन पर दबाव भी है, तो परवेज इलाही जैसा बंदा अगर खड़ा रहता है तो ये मैं समझता हूं एक बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन जब वहां पे दलाइल दिए गए कि भाई इन पर केस क्या है, तो बताया गया जी इन पर ये हमने FIR दर्ज की है, इन्होंने वहां से कमीशन खाया है, वहां पे उन्होंने इरेगुलरिटी की है ठेकों के अंदर। तो उसके हवाले से जज साहब ने, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं एंटी करप्शन के, उन्होंने कहा कि कोई सबूत दें, कोई ऐसी वजह तो दें जिसकी वजह से इनका जिस्मानी रिमांड आप 14 दिन का मांग रहे हैं तो वो रिमांड आपको दिया जा सके। तो कोई एक सबूत भी परवेज इलाही के खिलाफ गुजरात के अंदर ये जो ठेकों का मामला था, जो करप्शन के इल्जामात थे, वो पेश नहीं किया जा सका। फैसला महफूज हुआ। उसके बाद फैसला आया कि हम परवेज इलाही का मुकदमा खत्म कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, रिहा कर रहे हैं, चूंकि वो बेगुनाह है। कोई उन पर इस तरह का जो एलिगेशन लगाया गया उसका एक भी सबूत पेश नहीं किया गया। अब ये एक बड़ी गैर मुतवक्के सूरत हाल पैदा हुई एंटी करप्शन के लिए। डीजी साहब जो है, ज़ाहिर है जो डीजी एंटी करप्शन है वो बदकिस्मती से ऐसा शख्स है एंटी करप्शन के महकमे में जिसने करप्शन पकड़नी है, उस पर खुद करप्शन के संगीन इल्जामात हैं। यानी शरीफ खानदान और जरदारियों का ये बड़ा तरीका वारदात है। चुन के बंदा लगाते हैं जो डट के ऑलरेडी उस पर करप्शन के इल्जामात हो या उसने करप्शन की हो, ताकि वो ऐसा काना किस्म का आदमी हो कि वो जैसे कहें वैसे अमल दरामद वो कर सके। अब सुहेल जफर चट्टा जो है वो डीजी एंटी करप्शन पंजाब है और उन्होंने कहा जी ये फैसला तो हमें मंजूर नहीं है, हम इसके खिलाफ अपील करेंगे, लेकिन परवेज इलाही को रिहा भी नहीं करना। और ये वो केस था जिसके अंदर परवेज इलाही की रिहाई हुई है। इस केस को जो है वो हवा बनाकर ये पिछले 10-15 दिन से ज़हूर इलाही जो हाउस है गुलबर्ग के अंदर, वहां बाकायदा छापे मारे गए। वहां बड़ा कुछ जो है वो ऐसे लगा कि जैसे बड़ी करप्शन की है, लेकिन अब वो कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा। अब इस केस से जब कुछ नहीं निकला, उनको रिहा करने का हुक्म दिया, तो ये बड़ी इंसल्ट फील की एंटी करप्शन ने। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, ये तो रिहा हो गए हैं, यहां तो हम अपील करेंगे इस फैसले के खिलाफ, लेकिन मजीद भी 3 करप्शन के केसेस हैं, लिहाजा हम इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो अब दोबारा एक मुकदमे से रिहाई के बाद 3 मुकदमात और हैं परवेज इलाही पर, और मुमकिन है उनमें से भी उनकी रिहाई हो जानी है, लेकिन इसके साथ ही कोई चौथा डाल देंगे। मकसद है जो है उनको जेल के अंदर रखना, अजियत देना, ताकि वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और फिर एक नया धड़ा जो है वो वजूद में आए। तो अब इस मामले के अंदर एक नए मुकदमे में परवेज इलाही को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया है और अब उनको गुजरांवाला जो है वो ले जाया गया है। तो परवेज इलाही का जो केस है उसमें से भी बगैर कुछ निकलता दिखाई नहीं दे रहा। तो ये एक बड़ा आम जो है वो जवाब है इस पूरी सूरत हाल के अंदर। इस वक्त जो है शदीद मायूसी है, मुआशी तबाही है, लोगों को तोड़ा जा रहा है। बहुत सारी बातें हम करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं सकते, हालात इस नौइयत के हैं। लेकिन इस वक्त जिस तरह ताकतवर हल्के पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोगों के साथ कर रहे हैं, इससे मोहब्बत नहीं फैल रही बल्कि उल्टा नफरत फैल रही है। उनको भी ये सोचना चाहिए। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।